जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नई नई वैकेंसीज का हर एक अपडेट देने का प्रयास करता हूं। साथ ही साथ मैं जो पुराने वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी बताने का प्रयास करता हूं, जिसके बारे में आप पीछे भूल चुके हो। जैसे आप एग्जाम फॉर्म डाले और आपका एग्जाम हुआ, आपका एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका आंसर की कब आएगा, अगर एग्जाम होने वाला है तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, इन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी प्रदान करता हूं। तो मैं उसी प्रकार का वीडियो आज मैं लेके आया हूं। यह वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा देखकर आप इस वीडियो को देखकर और इस जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, इस वैकेंसी के फॉर्म को आप फिलअप करें। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस वैकेंसी यह एक ऐसी वैकेंसी है जिस वैकेंसी में आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद आप सो जाइए। आपको ना एग्जाम देना है, न फिजिकल देना है, और न ही आपको और क्रियाकलाप से पीटी मेंस जो एग्जाम होता है उस सब से भी आपको गुजरना नहीं है। सीधा भर्ती है, ये डायरेक्ट बहाली है। इस वैकेंसी को आप भरें और भरकर अपना एक सीट को पक्का करें। तो मैं चलता हूं आज की वैकेंसी, आज के इस वीडियो में जो वैकेंसी बताने जा रहा हूं, इस वैकेंसी के तहत मैं बताने जा रहा हूं क्या, बेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी फॉर क्लास 10th लेवल। देखो ये जो वैकेंसी है ना, यह वैकेंसी क्लास 10th लेवल का वैकेंसी है और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में आपको ना तो एग्जाम देना है, न ही आपको फिजिकल देना है, और न ही आपको पीटी मेंस का झमेला है। ठीक है, तो इससे ज्यादा सुनहरा अवसर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये 10th लेवल का है। सिंपल आप 10th पास किए हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही साथ इसमें सीट भी बहुत ज्यादा खाली है, बहुत ज्यादा इसमें सीट आने वाला है। आपको मैं हर एक प्रकार का डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखकर इस वीडियो को अपने इस वैकेंसी के बारे में समझकर और फिर फॉर्म डालने का प्रयास करें। फॉर्म डेट भी बताऊंगा कि कब से इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। क्या है, ये जो वैकेंसी आया है ना, यह वैकेंसी क्या है, सबसे पहले हम लोग लेवल देख लेते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। ठीक है, तो इस वैकेंसी के लिए आप सिंपल सिर्फ कितना 10th पास किए हो, तो 10th पास के लोग ही इस वैकेंसी को भर ले। ठीक है, यानी ये जो वैकेंसी है 10th लेवल का वैकेंसी है। एज लिमिट कितना है, देखो इसमें एज का भी बहुत ज्यादा छूट दिया गया है और बहुत ज्यादा इसमें एज वाले लोग भी भर सकते हैं। बहुत सारा वैकेंसी जाता है ना 18 से 25, 25 से 27, 18 से मतलब 30, 30 से 32, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें आपको एज भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। कितना, 18 से 40 साल के अगर आप हैं तो आपको ये वैकेंसी भरने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसमें अगर आप जनरल में है तो, अगर आप ओबीसी में हैं तो समझ लीजिए 3 साल का आपको और छूट मिलेगा। मतलब 18 से 40 और 3, 18 से 43 साल तक के भी हैं तो ओबीसी कैटेगरी के लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगला आता है, अगर आप एससी एसटी के हैं तो और भी आपको छूट मिलने वाला है। कितना, देखो एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। यानी 18 से 40 और 5 कितना हो गया, 18 से 45 वर्ष के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। हमें उम्मीद है कि आपको एज क्राइटेरिया के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस है कि ऑल इंडिया, देखो इसमें बोला जाएगा कि कौन लोग भर सकता है, क्या कोई खास मतलब किसी एक स्टेट के लिए है क्या, 2 स्टेट के लिए है क्या, नहीं, ये ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ज्यादा इसमें क्या है, हम बताने वाले हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो है ना, इसमें आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, कितना 10,000 और 12,000 दिख रहा है, लेकिन सैलरी इसमें बढ़ता है और बढ़ के सैलरी बहुत ज्यादा तक हो जाता है, 30,000 तक, 24,000 तक, 25,000 तक भी हो जाता है। साइड इनकम भी कुछ कुछ होता है। तो आप जो है ना इस फॉर्म को जरूर डालें। यह फॉर्म बहुत ही वैल्यूबल फॉर्म है आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ इस फॉर्म को अगर आप डालते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपको ये संतुष्टि नहीं मिल रही कि हमें कम वेतन दिया जा रहा है, तो आप इस नौकरी के साथ साथ आप अगले नौकरी का भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी अगर लग जाती है ना तो वहां बहुत कम काम करने पड़ते हैं और आपको क्या चीज आगे का अवसर भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होता है, क्या है इसका। तो अगले प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। देखो अभी हम बताए थे ना कि पोस्ट बहुत सारा आने वाला है। इतनी बड़ी वैकेंसी जो है ना, मतलब बहुत ही कम क्षेत्रों में देखा जाता है। रेलवे में, एसएससी में भी इतनी बड़ी वैकेंसी अच्छा एक बार आपको देखने को नहीं मिलती है। जितना बड़ा वैकेंसी आपको इस वैकेंसी के तहत आपको पोस्ट दिया जा रहा है।
ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ना, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन हमें बहुत सारा कमेंट आया, बहुत लोगों ने फोन किया कि सर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स हमको बता दीजिए। तो ये जो वैकेंसी है ना, यह वैकेंसी है जीडीएस का, ठीक है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी है। इस वैकेंसी के तहत आप सिर्फ क्या है कि 10th पास अगर किए हैं ना, तो 10th पास के आधार पर आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस जीडीएस में 2024 में जो पोस्ट है ना, वह पोस्ट टोटल कितना आने वाला है, 40,500 पोस्ट के लगभग आने वाला है। कितना कितना पोस्ट किसमें है, 100 दिखा दे रहा हूं, कितना कितना। सबसे पहले जनरल, जनरल यानी यूआर में 12,406 पोस्ट। ओबीसी, ओबीसी में कितना है, 9,033 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में कितना, 4324 पोस्ट। और एससी में 7669 पोस्ट यानी 7,669 पोस्ट। एसटी में कितना है, 6737 पोस्ट, 6,737 पोस्ट। ये हो गया आपका क्या, टोटल पोस्ट जीडीएस में, ग्रामीण डाक सेवक में, ठीक है, टोटल पोस्ट हो गया आपका। और पोस्ट जो है ना, यह क्या है आपका 40,500 कुल पोस्ट होगा, ठीक है। इसमें भर्ती का मतलब प्रोसेस क्या है, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, सीधी भर्ती होगा, एग्जाम नहीं होगा, यानी विदाउट एग्जाम ये आपका भर्ती आया है। इस भर्ती के तहत आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वह सिलेक्शन डायरेक्ट 10th के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज मैं समझाने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आएगा, काम क्या रहेगा, ये सभी चीज बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, अगला प्रोसेस है, हाँ सिलेक्शन प्रोसेस आ गया। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डालना पड़ेगा। फॉर्म डालिएगा, फी कितना लगेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए लड्डू 0 रुपये। और अगर आप 10th में कितना परसेंट होना चाहिए, इस तरह की बात अगर आप बोलते हैं कि सर कितना परसेंट पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बहुत से लोगों का कमेंट आया, डायरेक्ट फोन किया गया हमें, हमने जो नंबर दिया था, यानी प्रत्येक वीडियो में मैं जो नंबर देता हूं उस नंबर पर मुझे कॉल भी आई लगभग 10-15। मैंने विद्यार्थियों के व्यू को समझा कि सर आप परसेंटेज कितना कम बताते हैं, कैसे बताते हैं। तो देखो आज मैं आपको परसेंटेज के बारे में हर एक डिटेल जानकारी दे रहा हूं। तो परसेंटेज देखो 3 भागों में बांटा गया है। एक है हाई कट ऑफ जाने वाला राज्य, एक है मीडियम कट ऑफ जाने वाला राज्य, और एक है लो कट ऑफ जाने वाला राज्य, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, ये जो हाई कट ऑफ, लो मीडियम कट ऑफ और लो कट ऑफ जाता है ना, इसके लिए क्या है, आपको सर्कल CIRCLE सर्कल, सर्कल को देख के फॉर्म डालना पड़ेगा। मतलब सर्कल का मतलब होता है क्षेत्र। देखो बहुत से लोग इस बारे में नहीं समझ पाते हैं, फॉर्म डाल देते हैं और उसका अगर 90% भी रहता है सिलेक्शन वहां नहीं होता। तो वैसे सर्कल में आप डालें फॉर्म जिस सर्कल में कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। बोलेगा कि सर कट ऑफ कम किस सर्कल में जाता है, तो आपको वैसे सर्कल को, वैसे क्षेत्र को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस क्षेत्र में जो विद्यार्थी लोग है ना, वो विद्यार्थी लोग जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो आप वैसे सर्कल से फॉर्म डालें, आपका सिलेक्शन एकदम 100% होगा, ठीक है। तो सर्कल का मतलब होता है क्षेत्र, किस क्षेत्र से आप डाल रहे हैं। क्योंकि ये जो जीडीएस का फॉर्म है ना, इसमें 3 तरह का वैकेंसी आता है। देखो इसमें 3 तरह का पोस्ट आता है, 3 तरह का जो है ना पोस्ट है। कौन कौन पोस्ट है, तो पहला पोस्ट है बीपीएम, दूसरा पोस्ट है एबीपीएम, और तीसरा पोस्ट है पोस्टमैन। इसमें मैं बता देना चाहता हूं, बीपीएम जो होता है ना, सबसे हाई लेवल का जो मतलब अधिकारी होता है पोस्ट ऑफिस में, वो बीपीएम होता है। इसका पेमेंट जो है ना 12,000 होता है। इसका काम क्या है, ये ऑफिस में बैठ के, मतलब पोस्ट ऑफिस में बैठ के, और ये पोस्ट ऑफिस के हर एक चीजों को हैंडल करता है। जैसे कितना पार्सल आया उसको मतलब ये करना, कंप्यूटर में लॉग करना, साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलता है, कौन कितना जमा किया, कितना कौन निकासी किया, कौन जो है सो एफडी किया है, इन सभी की जानकारी कौन रखता है, बीपीएम रखता है। ये बीपीएम क्या है, इसके अंडर कार्य करता है, बीपीएम के अंडर कार्य करता है एबीपीएम। और ये बीपीएम का कार्य क्या है, मतलब ये कभी कभी मतलब क्षेत्र भी भ्रमण करता है और ऑफिस में बैठा रहता है। और इसका जो वेतन है, यह वेतन इसका कितना है, 10,000। और जो पोस्टमैन है, डाकिया है, तो डाकिया का वेतन भी कितना है, 10,000 है। और डाकिया आप समझ रहे हैं, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, ये घर घर पे क्या करता है, जाकर और पार्सल को पहुंचाने का कार्य करता है, इसे पोस्टमैन कहा जाता है, ठीक है। यानी हम लोग के यहाँ भी ये क्या करता है, पार्सल पहुंचाने के लिए आता है।
जैसे कि देखा होगा आधार कार्ड अगर बनाते हैं तो आता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पैन कार्ड आता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो ये सभी जो है ना पोस्टमैन का कार्य होता है, जिसका वेतन कितना है 10,000। ठीक है, अब बताते हैं कि हाई कट ऑफ कहाँ जाता है और कितना परसेंट होना चाहिए हाई कट ऑफ में, मीडियम कट ऑफ में कितना कट ऑफ मतलब परसेंट होना चाहिए और लोअर कट ऑफ में कितना परसेंट होना चाहिए। तो हाई लेवल जो राज्य है, जैसे कि अगर आप बिहार से भरिएगा, उत्तर प्रदेश से भरिएगा, तो यहाँ विद्यार्थियों का भरमार है, यहाँ पर अगर आप भरिएगा ना तो आपका परसेंट 90 प्लस रहना चाहिए, 85 प्लस रहना चाहिए, तब जाकर क्या होगा आपका सिलेक्शन यहाँ हो सकता है। यहाँ पर 99% पर भी सिलेक्शन जो है ना हुआ है। ठीक है, 100 में 100 दिखा देता है परसेंटेज। तो इस सब राज्यों में हाई लेवल कटअप का जो राज्य है ना, वहां पर आपका जो है ना थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अब मीडियम लेवल का जो मतलब राज्य है, उन राज्यों में कितना परसेंट जाना चाहिए, 75 से 85% अगर आपका बन रहा है तो मीडियम राज्य में आपका क्या होगा कटअप थोड़ा कम जाता है। यहाँ पर आपको 75 से 85 अगर परसेंट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाई में अगर आप 90 से प्लस भी है ना तो भी आपका चांस कम बनता है, क्योंकि 95 से प्लस अगर जिसका रहता है वही जाता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अब मैं बताने वाला लो लेवल कटअप, वैसे राज्य जहां पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट तो फॉर्म नहीं भरता है। जैसे मान लो अगर मान अरुणाचल प्रदेश दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, वो वन क्षेत्र में, उन सब सर्कल में क्या है कटअप जो होता है ना बहुत कम जाता है, इसलिए इसको लो लेवल का राज्य कहा जाता है। यहाँ पर कटअप बहुत कम जाता है, 60% नहीं 55% पर भी यहाँ सिलेक्शन हुआ है, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, एक ओबीसी की मतलब लड़की थी, इसका मात्र 55% पर भी सिलेक्शन हो गया। तो 55 से 60% पर भी लो लेवल राज्य में आपका कटअप जाता है। सर ध्यान ये रखना है, सर्कल क्षेत्र ध्यान रखना है। अगर सर्कल ध्यान में रख के अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करते हो तो आपका 95% भी रहेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के गारंटी देता हूँ, बाद में कहेगा सर गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं आज ही बता दे रहा हूँ क्लियर करके कि आपका जो हाई कटअप जो है राज्य, जिस राज्य में जाता है ना, उन राज्यों में 95 से प्लस रहना चाहिए। बाकी लो लेवल में तो 60 से नीचे भी रहेगा तो आराम से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। अगला प्रोसेस इसका क्या है, तो अतिरिक्त योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो अब कहेगा सर तो 10th पास सिर्फ रहेगा तो क्या इस फॉर्म को हम भर सकते हैं, तो 10th पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अतिरिक्त योग्यता में सबसे पहले आपको होना चाहिए क्या, कंप्यूटर नॉलेज। अगर आप बीपीएम पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो कंप्यूटर नॉलेज वहां मस्ट है। अब बोलेगा सर कितना डीपली कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, नहीं, अगर आप सिंपल भी कंप्यूटर चलाने जानते हो ना तो आप क्या है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय भाषा। देखो ये सबसे बड़ा जो है मैटर करता है फॉर्म भरते समय। क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या है कि आप जिस स्थान से फॉर्म डाल रहे हैं, जैसे मान लो आप उड़ीसा से डाल रहे हो तो उड़ीसा का क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है ना वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो इस फॉर्म को नहीं डालें। दूसरी बात यह है कि उड़ीसा से हैं, मान लो हम उड़ीसा से फॉर्म डाल रहे हैं, तो अगर वहां का क्षेत्रीय भाषा आपको आ रहा है और क्या आ रहा है तो भी आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आप उड़ीसा से फॉर्म डाल रहे हैं और आपका जो मार्कशीट है उसमें उड़ीसा का जो लैंग्वेज है, जैसे उड़िया लैंग्वेज है, तो उड़िया लैंग्वेज वहां का क्षेत्रीय भाषा आपका मार्कशीट में रहना चाहिए। 10th में आपका एक भाषा उड़िया वहां का रहना चाहिए, तब जाकर आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। झारखंड से है, झारखंड में खोरठा है, तो अगर आप खोरठा क्षेत्रीय भाषा से डालना चाहते हैं तो आपका 10th का मार्कशीट में देखा जाएगा कि खोरठा लैंग्वेज अगर आपका मार्कशीट में है तभी जाकर आप खोरठा लैंग्वेज से मतलब क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा बहुत बड़ा जरूरी मतलब बहुत जो है इफेक्टिव काम होता है। अगर आपका क्षेत्रीय भाषा नहीं है 10th के मार्कशीट में, आप भरना चाहते हैं, आप जान रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने क्षेत्रीय भाषा को एडमिट कार्ड में देखकर फॉर्म को डालें जहां से डालना। ठीक है, तीसरा प्रोसेस क्या है, अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो को नहीं जानना तो हर जगह में सबको जानता है साइकिल चलाना। ठीक है, वही 100 पंडिल मार देगा तो समझ जाएगा कि साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो साइकिल जो होता है ना साइकिल चलाना ये आना चाहिए। ये हो गया 3 चीज क्या अतिरिक्त योग्यता। तो अतिरिक्त योग्यता में आपका कंप्यूटर नॉलेज, क्षेत्रीय भाषा और क्या साइकिल चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट अगला अगला क्या है, अब फॉर्म को अप्लाई कर दो। अगर फॉर्म आ गया तो इस पर अप्लाई कर दो। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई डेट की बात करता हूँ। कहेगा सर अप्लाई डेट तो बतेबे नहीं किए, अप्लाई डेट इसका कब है, तो अप्लाई डेट इसका जो है ना अप्लाई डेट जो होने वाला है वह कब से होना है, इसका जो फॉर्म है ना वह जून में आने वाला है। ठीक है, यानी 15 जून के बाद, 15 जून के बाद यह फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पहले आने वाला था 1 जून को ही इसका मतलब फॉर्म अप्लाई होने वाला था, लेकिन ये चुनाव के चलते ना ये फॉर्म अटक गया। और 15 जून के बाद ये फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। इसके लिए आप आवश्यक दस्तावेज को तैयार रखें, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र,
मूल निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन तथा मोबाइल नंबर, ये सब तो आसानी से आपको मिल जाएगा। मार्कशीट तो आपके पास है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं है तो बनवा लें, अगर है 2 साल से ज्यादा है तो अपडेट करा लें, ठीक है, अपडेट करा लें। और क्या, मेडिकल प्रमाण पत्र, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप मेडिकल प्रमाण पत्र अप्लाई करने के कुछ दिन के बाद तुरंत बना लें, लोकल जो डॉक्टर है उन डॉक्टर के पास जाके। कंप्यूटर प्रमाण पत्र आप तुरंत ले सकते हैं अगर आप कंप्यूटर नॉलेज जानते हैं तो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर, ये सभी क्या है आपका, मतलब अप्लाई करते समय आवश्यक मतलब दस्तावेज का जरूरत पड़ता है। तो मेडिकल प्रमाण पत्र अप्लाई करते वक्त नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो है जब आप क्लियर कर लोगे, आपका ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा ना, उसके पहले आपको मेडिकल जब होगा उसमें यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है डीबी में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो वहां पर मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ये सब था क्या आपका इस जीडीएस वैकेंसी के तहत क्या चीज, आवश्यक सूचना जो मैंने आपको दिया है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमसे भेंट करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, आप तो फोन करना चाहते हैं, तो आपके लिए नंबर है 9798577979। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं ही आपको फोन, आपके फोन को रिसीव करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।